भाजपा से अगर आपको टिकट मिल जाती है तो आपका मुकाबला किसके साथ रहेगा? आपके द्वारा ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि विधायक समय पर फोन नहीं उठाते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? मौजूदा विधायक की तो उसकी कार्यप्रणाली को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आप मौजूदा विधायक की कार्यप्रणाली से संतुष्ट हैं? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मौजूदा विधायक जो है वो सिद्ध से काम नहीं कर रहे। भाजपा से आप धर्मशाला में टिकट की कितनी उम्मीद रखते हैं? नमस्कार, मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूँ सिद्धिविनायक टाइम्स में। हाल ही में आम आदमी पार्टी से भाजपा में लौटे राकेश चौधरी अब भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। आज हमारे साथ राकेश चौधरी मौजूद हैं, जिनके साथ हम खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत करते हैं राकेश चौधरी का। थैंक यू वेरी मच और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि भाजपा से आप धर्मशाला में टिकट की कितनी उम्मीद रखते हैं? देखिए, उम्मीद पूरी है और जहां तक मेरी मेरी दावेदारी की बात है, मैंने लास्ट जब बाईपोल हुआ था 2019 में, तो उसमें मैंने एज इंडिपेंडेंट कंटेस्ट किया था और उस वक्त के हालात ऐसे थे कि वो सरकार और संगठन और सारा प्रशासन दोनों जो हमारी रिवायती पार्टियां थी उनके अगेंस्ट चुनाव था। तो उसमें लोगों ने जो मैंडेट दिया था लगभग 17,000 वोट और दूसरे नंबर पे मैं रहा था। तो उसके बलबूते पे अब भारतीय जनता पार्टी में मैं आया हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों से इस पार्टी में आया, तो कुछ न कुछ यहाँ पे अच्छा ही होने वाला है, ऐसी उम्मीद है मुझे। धर्मशाला भाजपा मंडल के लोग आपकी एंट्री से आपकी एंट्री को नापसंद कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं और कुछ लोग होते हैं जो विशेषज्ञ जिन्होंने कभी चाहा है कि हमें टिकट मिले, और जिस तरह से स्थानीय इस वक्त विधायक हैं तो वो मौजूदा विधायक हैं, लेकिन विधायक के रहते भी बहुत सारे लोग ये मन में इच्छा पाले हुए हैं कि हमें आगामी हमें भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलेगा। और इस बीच में जिस तरह से मेरी एंट्री हुई है तो कहीं ना कहीं उनकी दावेदारी को लगता है कि उनकी दावेदारी हिलती हुई उनको नजर आ रही है, जिनको लगता है कि हमने चुनाव लड़ना। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी धर्मशाला का जो मंडल है वो बहुत सारा मंडल जो वो हमें आशीष भी देता है, हमें आशीर्वाद भी देता है, और बहुत सारे लोग हमारे साथ में। कुछ एक दो लोग हो सकते हैं जो मिशिश हैं, पर ऐसा नहीं है। जब भी टिकट मिलेगा, किसी को भी मिलेगा, मुझे मिलेगा, किसी को मिलेगा, सारे एकजुट होकर काम करेंगे। बात करें मौजूदा विधायक की तो उसकी कार्यप्रणाली को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आप मौजूदा विधायक की कार्यप्रणाली से संतुष्ट हैं? देखिए, हर एक आदमी का अपना एक कार्यशैली होती है, अपना काम करने का तरीका होता है, लेकिन अगर इसी तरह हमें मौका मिला तो हम अपने तरीके से धर्मशाला में एक विकास कराएंगे, और विकास में धर्मशाला की बहुत सारी अपार संभावनाएं जो वो हैं। और धर्मशाला में ऐसा नहीं है, स्मार्ट सिटी यहाँ पे है, कॉर्पोरेशन यहाँ पे है, लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ कॉर्पोरेशन स्मार्ट सिटी का जो मिला जुला यहाँ पे समीकरण है। यहाँ के जो स्थानीय जो एरिया इसमें स्मार्ट सिटी में आता है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइटिंग होना बराबर कंपल्सरी है, इंटरलॉक टाइल, बड़े रास्ते होने चाहिए, पानी जो 24 आवर्स सब उसकी सर्विस होनी चाहिए, लेकिन बिजली 24 आवर्स होनी चाहिए। इस तरह से हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सीवरेज है प्रॉपर हर एक घर को टच करे, ये जब सारी सुविधा जो सिटी के जो स्मार्ट सिटी के अंदर लोग रह रहे हैं, लेकिन इन सारी चीजों से वो कहीं ना कहीं वंचित है। या तो प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पा रही है या प्रॉपर काम नहीं हुआ है। लेकिन विधायक ने जो किया है वो उस पर वही, मैं इस पर कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो लोगों ने पसंद करेंगे, अगर नहीं किया होगा तो निकाल देंगे। भारतीय जनता पार्टी में तो बड़ा क्लियर है कि जो काम करेगा उसी को मौका मिलेगा। आपके द्वारा ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि विधायक समय पर फोन नहीं उठाते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, मैंने विधायक के लिए पर्टिकुलर नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि जो पूर्व में विधायक रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस से हो या भारतीय जनता पार्टी से हो, वो जब वोटें आती हैं, जब चुनाव आते हैं, तो वो लोगों के पांव छूते हैं और लोगों के पास नतमस्तक होकर वोट मांगते हैं। लेकिन जैसे चुनाव खत्म होता है तो वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग पड़ते हैं कि लोगों के फोन उठाना, जिन कार्यकर्ताओं ने काम किया होता है, लोगों के साथ सच्चे झूठे वादे किए होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ विधायक, लेकिन जब वो जीत जाता है विधायक तो वो अपनी मस्ती में मस्त होके लोगों से उनका कनेक्शन जो काट हो जाता है। यहाँ पे विधायक कोई भी रहा, चाहे सुधीर शर्मा, चाहे इस वक्त सिटिंग विधायक हो, हमने तो लोगों से सुना है, लेकिन हमने भी इनको देखा
प्रत्यक्ष भी किया है कि कभी ये फोन नहीं उठाते। कई बार लोगों को जरूरत होती है, हॉस्पिटल के लिए जरूरत है, कई बार कोई एक्सीडेंट हो जाता है, सीरियस कोई बात होती है, उनकी हेल्प की जरूरत होती है, लेकिन उस वक्त ये लोग काम ही नहीं आते हैं। तो फोन रखना क्यों अगर आपने फोन उठाना नहीं है तो मैंने उस माध्यम से नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि मैंने समझाया था एक बार, मैंने बोला फोन उठाया करो, लोग जनता के लिए, आप जनता के प्रतिनिधि हैं और आप पब्लिक प्रॉपर्टी है, ना कि पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो इसके अगर कल को मुझे ये मौका मिलता है तो मैं आपको इंश्योर करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों में भी संदेश देना चाहता हूँ कि मेरा फोन जो 24 घंटे ऑन रहता भी है और आगे भी रहेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, 4 लाइन का मुद्दा हो, एयरपोर्ट का मुद्दा हो, आईटी पार्क का मुद्दा हो, इसको लेकर भाजपा नाकाम रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री जी विजनरी मुख्यमंत्री है और बड़ी शिद्दत के साथ उन्होंने हिमाचल के अंदर बहुत बड़े बड़े आयाम स्थापित किए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कमी रहती है तो स्थानीय जो नेता होता है उसकी कमी होती है। अगर आपने कुछ काम कराने की क्षमता है, आपने कुछ काम कराने की सोची हुई है, तो आप मुख्यमंत्री जी के पीछे पड़िए कि हमने अपनी जनता के साथ ये वायदा किया और हमारे क्षेत्र का ये हॉट मुद्दा है। अगर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनी है तो मैं कोई विशाल नहरिया या बाकियों की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ जो कांग्रेस के समय जो बड़े अपने आप को मतलब कदावर नेता समझते थे, सीएम की रेस में अपने आप को सर्वप्रथम मानते थे, उन्होंने उनके टाइम से ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा चला हुआ है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम पे सिर्फ एक छलावा हुआ है, राजनीति हुई है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। और ये जो हमारे जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उनके साथ बहुत बड़ा ये मतलब उनके भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, ये जो कि नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने लोगों के साथ वादा किया, अगर आज भी कोई वादा करता है, कोई किसी ने किया होगा पीछे कि मैं बनाऊंगा, तो आपने क्यों काम नहीं करवाया? अभी तक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की क्या नाम इसकी लैंड की स्टेटस उसमें क्लियर नहीं है। अभी यही पता नहीं है कि कितना लैंड जो उसमें ट्रांसफर हुआ है, लेकिन ये बहुत धर्मशाला के लिए बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। आईटी पार्क पहले आपको पता कांग्रेस के टाइम में आईटी पार्क का वहां चित्रांगल में इसका शिलान्यास हुआ था। माननीय उस वक्त के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे वीरभद्र जी, उन्होंने वहां पे किया था, उसका शिलान्यास किया था, लेकिन अब वो शिलान्यास का शिलान्यास ही रहा। अब वो क्या नाम चैतुर में बन रहा है। यहाँ पे मोनो ट्रेन चलनी थी, वो तो हमने देखी नहीं। बड़ा कुछ था यहाँ पे जो लोगों के साथ बहुत बड़े छलावे हुए हैं, लेकिन वो काम धरातल पे हुए नहीं है। वो धरातल पे काम तभी होंगे जब आप शिद्दत के साथ काम आप अपनी इच्छा शक्ति के साथ लोगों के साथ किए हुए वादों को पूरा करने के लिए आप काम करेंगे। ऐसा नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सेंटर में हमारी जो सरकार बैठी है वो काम कराने के लिए हिमाचल में विकासात्मक, आज बिलासपुर के अंदर इतना बड़ा हॉस्पिटल एम्स के रूप में, जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के रूप में इतना बड़ा हॉस्पिटल तैयार हुआ है, वो बहुत बड़ी देन है हिमाचल के लिए। बहुत बड़ा मंडी में इतना बड़ा क्या ना एजुकेशन हब है, बहुत बड़ा काम है ये। अब जहां तक बात है अपने एयरपोर्ट की, तो यही एयरपोर्ट अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंडी में बन रहा तो बहुत बड़ा काम है ये। लेकिन यहाँ और वहां में अब यहाँ पेच फंसा हुआ है कि आज दिन तक लोगों को कंपनसेशन की बात क्लियर नहीं हुई। लोगों को जो विस्थापित करने उनको बसाने के लिए, क्योंकि पहले उनको उठाने से पहले उन्हें बसाने की बात सोचिए। जो लोग अपने जमीन जायदाद छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे, पहले उनको सेटल करने की बात सोचिए। आपने कहा कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मौजूदा विधायक जो है वो शिद्दत से काम नहीं कर रहे। देखिए, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये उसका जवाब देगी जनता। लेकिन मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं। अगर ये मुद्दे हैं, अगर आपने इन मुद्दों पे काम किया होता तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी आज फंक्शन कर रही होती, एयरपोर्ट पे भी कुछ ना कुछ कार्रवाई होती, और क्या नाम अपना जो 4 लाइन का बात की है, 4 लाइन पे भी काम होता। धर्मशाला में आप बताइए मुझे कौन सा मतलब इस वक्त बड़ा काम या बड़े काम जो है वो हो सकते हैं, संभावनाओं की कमी नहीं है। लेकिन सबसे ज्वलंत मुद्दा हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लैंड ट्रांसफर के लिए कई बार यहाँ से वहां मतलब कई बार वक्तव्य भी दिए गए कि हमने इतनी तारीख को काम स्टार्ट करना है, इतनी तारीख को काम। मेरा बोलने का मतलब कुल मिला के ये है कि जब आपके पास इच्छा शक्ति है तो सामने वाला जो हाई कमान है, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री है, चाहे वो हमारे सेंटर के सरकार है, वहां पे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ना पैसे की कमी है, ना काम कराने की कमी है। लेकिन यहाँ से हमारा जो अपना पर्सनल इंटरेस्ट है वो कितना स्ट्रांग है। बीच में मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ी महामारी कोविड के रूप में फेस करने को जो मतलब फेस की पूरे विश्व उससे मतलब डिस्टर्ब हुआ,
और यहाँ भी हिमाचल में उसने काफी मतलब अपनी दस्तक दी थी। तो 2-2.5 साल तो काम करने का किसी को मौका मिला ही नहीं है। लेकिन जो काम करने वाले लोग होते हैं वो चीजों को परे रख के काम करते हैं। हिमाचल के अंदर ऐसा नहीं कि 2-2.5 साल अगर कोरोना रहा तो काम नहीं हुआ। आज दुनिया जहान के शिलान्यास हो रहे हैं, दुनिया जहान के शिलान्यासों के उद्घाटन हो रहे हैं, लोगों को जो चीजें तैयार हुई हैं वो समर्पित हो रही है। तो काम तो हुआ, बहुत ज्यादा काम हुआ। राकेश चौधरी को भाजपा टिकट क्यों दे? देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने एक विचारा है कि मन में एक सोच सोची है कि हम इस बार सरकार नहीं रिवाज बदलेंगे, और रिवाज उन्हीं लोगों को लेके बदला जाएगा जो लोग धरातल पे एक मजबूत स्थिति में हैं। और मैं तो आपको पता आम आदमी पार्टी में था, लेकिन यहाँ पे आया नहीं हूँ, लाया ही गया हूँ। और लाया गया हूँ तो कुछ सोच के ही आया हूँ, कुछ सोच के इन लोगों ने मुझे यहाँ इन्वॉल्व किया है। और सामने कौन कैंडिडेट रहता है उसको डिफेंड करना इतना आसान भी नहीं है। तो इसी इमादे से शायद मुझे लगता है कि इन लोगों ने सोचा कि एक बढ़िया फाइट और बढ़िया जीत हमारी धर्मशाला के अंदर सुनिश्चित हो, इसके लिए ही मुझे भारतीय जनता पार्टी में, मेरा तो पूरा विश्वास है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। धर्मशाला को लेकर क्या विजन रखते हैं? देखिए, विजन तो बिल्कुल क्लियर है। मैंने आपको पहले ही अपना बात बता दी। जो धर्मशाला के लोग, ये बड़ी हाई टेक और हाई प्रोफाइल एजुकेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी है, स्मार्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है। हिमाचल के अंदर स्मार्ट सिटी के नाम से पहली कॉन्स्टिट्यूंसी धर्मशाला बनी। स्मार्ट सिटी, पहली स्मार्ट सिटी धर्मशाला के अंदर आई हिमाचल प्रदेश के अंदर। यहाँ लोग भी स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट है, लायक हैं, लेकिन उनको जो स्मार्ट सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। जिनमें मैंने आपको पहले जिक्र किया है, 24 आवर्स सर्विस होनी चाहिए, पानी की, बिजली प्रॉपर होनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ धर्मशाला में, मुझे बताइए आप स्मार्ट सिटी में कितने टॉयलेट हैं? आपको भी आइडिया नहीं होगा, लेकिन स्मार्ट सिटी के अंदर हर एक 500 या 200 मीटर, 300 मीटर के भीतर एक स्मार्ट टॉयलेट होना चाहिए, लेकिन आपको कहीं नहीं दिखता होना। और जो 2-3 स्मार्ट टोटल धर्मशाला के अंदर टॉयलेट हैं, उनमें इतनी बुरी हालात हैं कि वहां जाने से भी आदमी कतराता है, क्योंकि लोगों की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और टॉयलेट कम है। तो वो चीज होनी चाहिए, प्रॉपर इंटरलॉकिंग टाइलिंग के रोड, रास्ते, रोड जो भी हैं, लोगों के घरों तक रीचे, उनकी अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसमें से एक हमारा एक मुद्दा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। फिर पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या धर्मशाला के अंदर, मुगलोडगंज जाने से लोग घबरा रहे हैं। आज रोपवे का उद्घाटन हुआ, लेकिन जो लोग गाड़ियों से जाते हैं वो घबराते हैं कि हम मुगलोडगंज जाएं कि ना जाएं, क्योंकि पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या धर्मशाला मेन में पार्किंग की समस्या। कोई लोग अपनी बड़ी गाड़ी लेके आना नहीं चाहता धर्मशाला के अंदर। तो ये इस तरह की वो सबसे प्राथमिकता ये है कि लोगों को युवा शक्ति को रोजगार देना। अगर IT पार्क यहाँ पे अब जयपुर में उसका कार्य जो लगभग तय स्टार्ट हो गया, मतलब काम जो वो ओपनिंग इसकी हो चुकी है। तो उसके लिए एक विजन है कि अगर हमारे रहते वो काम होता है तो हम यहाँ, क्योंकि IT पार्क में बहुत ज्यादा क्या नाम है, रोजगार के साधन जो वो सृजित होंगे वहां पे। और तो नेचुरली अभी धर्मशाला में अगर IT पार्क बनेगा तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होगी एलिजिबिलिटी के आधार पे वो धर्मशाला के ही लोग लगेंगे। लेकिन बाकी लोगों की तरह नहीं आए बाहर से धर्मशाला में जीते और सारा रोजगार और सारी ठेकेदारी और सारा काम, सारे डिपार्टमेंट जो वो बाहर से उठा के यहाँ पे लाए। वो धर्मशाला के लोगों से सिर्फ वोटें ली और वोट के बाद आपने कुछ नहीं किया। और दूसरी बात फिर बोल रहे हैं कि हमें अभी सरकार बनी नहीं है, टिकट का पता नहीं है, टिकट मिलना कि नहीं मिलना है। पहले लोगों से झूठे फार्म भरवाए जा रहे हैं कि फार्म भर दो, साहब ने बोला कि हम आपको नौकरी देंगे। भाई बीजेपी की सरकार है और 101% मैं आपको उस मंच के माध्यम से स्वर करना चाहता हूँ कि बीजेपी की ही सरकार बनेगी। तो आप मुझे बताइए कहां से आप नौकरी देंगे? क्यों लोगों को, आम लोगों को, गांव के लोगों को आप क्यों मतलब उनको ठग रहे हैं, क्यों छलावन के साथ कर रहे हैं? ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं कुछ लोगों की मनसा ये कि हम भगवान से भी ऊपर हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान है और सब मतलब उसका प्रमाण जो है कई जगह पे हमने महसूस किए, देखे भी हैं। तो जो लोग ऐसी मनसा पाल के लोगों को ठगने की चेष्टा कर रहे हैं उनके मंसूबे कभी भी पूरे नहीं होंगे। और 100% मैं आपको कहूंगा कि IT पार्क में जो भी रोजगार क्रिएट होगा, जो भी रोजगार लेंगे वो सारे लोगों को ही मिलेगा। अगर आपको भाजपा से टिकट नहीं मिलती है तो क्या आप आजाद चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी
देखो रिवाज बदलने की बात कह रही है, तो मुझे लगता है कि मुझ में वो कैपेबिलिटी है और मुझे लगता है कि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो भी इस चीज को भली भांति देख रहा है और लोगों में भी एक आवाज है, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी होगा वो सिर माथे। भाजपा से अगर आपको टिकट मिल जाती है तो आपका मुकाबला किसके साथ रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलती तो मुझे नहीं लगता मुकाबला होगा, फिर तो वन साइडेड काम होगा और जो भी होगा कैंडिडेट वो तो कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी, आम आदमी पार्टी डिसाइड करेगी किसको टिकट देना है, जो भी उनके प्रतिनिधि होंगे उससे मुकाबला होगा। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये थे राकेश चौधरी जिनके साथ हमने खास बातचीत की। देखती रहिए सिद्धि विनायक टाइम, धर्मशाला से प्रीति।